एक बार फिर से आप सभी का PHU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर अभी तक PHU कॉन्सेप्ट से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे बड़ी बात कि आज का जो वीडियो है वो आप सब देख रहे होंगे, हिंदी साहित्य पे लाया गया है और इसका भाग 1 है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य जो एक विषय है, एक साहित्य है, आप लोग को पता ही है। इसके बारे में हम एक सीरीज के रूप में पूरी तरह देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, उसी पे आधारित हम लोग देखेंगे। और एक बात, हो सकता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है टाइपिंग करने में कोई शब्द अशुद्ध लिखा गया हो, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट में सही कर देंगे। ये आप पे हम लोग छोड़ कर जा रहे हैं कि अगर अशुद्ध लिखा गया हो तो कमेंट में आप लोग उसे शुद्ध लिख देंगे। चलिए, यहाँ तक बात रही। अब हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य। उसके पहले ये जो लेक्चर लाया गया ये पूरी तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब वीडियो को पूरा अंतिम तक देखेंगे तब समझ जाएंगे कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर खड़ी बोली, फिर मानक हिंदी आया। तो हिंदी का विकास का ये क्रम है। इसी के साथ अब जानते हैं हिंदी साहित्य को विभिन्न भागों में बांटा गया है, ये आप सबको पता है। तो देखिए, आदिकाल जो है कब से कब तक माना गया है संभवतः? आदिकाल कब से कब तक माना गया संभवतः? तो आप लोग देखिए 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। उसी प्रकार भक्ति काल कब से कब माना गया है? 1350 से 1650 ईस्वी तक। और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। उसी प्रकार रीति काल को कब से कब तक माना गया है? 1650 से 1850 ईस्वी तक संभवतः। देखिए, फिर आधुनिक काल आरंभ हो जाता है 1850 ईस्वी से अभी तक जो है वो आधुनिक काल में आता है। तो ये रहा आपके सामने हिंदी साहित्य का काल विभाजन। उसके बाद देखिए, आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया। कितना? 6 डिवाइड किया गया पार्ट में। तो देखिए, पहला पार्ट कौन है? भारतेंदु युग कब से कब तक? 1850 से 1900। द्विवेदी युग 1900 से 1920। सायावादी युग 1920 से 1937। प्रगतिवादी युग 1937 से 1956। उसी प्रकार देखिए, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950। नई कविता युग 1950 से अभी तक। तो ये आधुनिक काल का विभाजन है हिंदी साहित्य का। देखिए, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसे यहाँ पे रखा गया है और आप लोग इसे कॉपी में नोट करते जाएं। प्रमुख भाषा एवं काव्य शैली। देखिए, प्रबंध काव्य जीवन की समस्त व्याख्या, जैसे रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, ये सब किस प्रकार के काव्य में आते हैं? प्रबंध काव्य के रूप में आते हैं, जिसमें कि जीवन का समस्त व्याख्या हो। उसी प्रकार मुक्त काव्य के अंतर्गत क्या आता है? एक खंड में पूरी तरह व्याख्या। तो देखिए, किसी एक भाग के बारे में बताना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यशोधरा, कुरुक्षेत्र, ये सब जो रचना है इसमें इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग आराम से कॉपी में नोट करते जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्मार्ट 100 बैच में है उन्हें नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें PDF के रूप में भेजा जाएगा। तो स्मार्ट 100 में आने से क्या फ़ायदा है आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे बड़ी बात है, 2 भाषा और है, डिंगर भाषा और एक पिंगर भाषा। तो अपभ्रंश पर राजस्थानी को मिलाकर जो भाषा बना है उसे डिंगर भाषा कहते हैं। और जैसे कि देखिए, कर्कश शब्दों का जो प्रयोग हुआ है इसमें हुआ है डिंगर भाषा में। उसी प्रकार पिंगर भाषा में अपभ्रंश और ब्रज भाषा। जब आप आएंगे PHU हिंदी लेंगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ब्रज भाषा। तो वहाँ पे इसमें जो उल्लेख है कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग किया गया है पिंगर भाषा में।
तो आप देख पा रहे होंगे ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में आते हैं। और ध्यान से देखिए, अपभ्रंश में 15 मात्राओं का संघ है, जिसे चौपाई या चौपाई कहा जाता है। देख रहे होंगे, ये सब नोट करते जाएं, जो स्मार्ट 100 में उन्हें PDF भेजा जाएगा। हिंदी में चौपाई एक मात्रा बढ़ाकर, यानी जिस प्रकार अभी आपने अपभ्रंश में जाना 15, उसी प्रकार हिंदी में कितने हैं? 16। अल्हा संड कितने हैं? देखिए अल्हा संड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 31 मात्रा है और ये वीर रस में बढ़ाता है। देखिए चौपाई प्लस दोहा कड़वट कहा जाता है, और इस चौपाई प्लस दोहा कड़वक कहा जाता है। भक्तिकार में जायसी एवं तुलसीदास के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आदिकार आपने जाना, हिंदी को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जो प्रसिद्ध नाम है वो आदिकार है, और इसका ईस्वी आप लोग को पता है 650 से 1350। लेकिन बहुत सारे हिंदी इतिहासकार ने हिंदी के प्रारंभिक काल को अनेक नाम दिया, जैसे कि बिल गाथाकार किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल गाथाकार मतलब हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या कहा? तो बिल गाथाकार। यहाँ मैंने आदिकार इसीलिए लिख दिया गया है कि कहीं कहीं आदिकार उल्लेख मिलता है, लेकिन आदिकाल का जो नामकरण किया वो हम आगे जानेंगे। देखिए आरंभिक कार का नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु। और उसके बाद आप जानते ही हैं हिंदी के प्रारंभिक काल को चारणकार भी कहा जाता है, जॉन गिरियर्सन ने कहा। उसी प्रकार सिद्ध सामंत काल। यहाँ देखिए टाइपिंग में जो मिस्टेक होगा आप लोग जरूर सुधार लेंगे कमेंट में। राहुल सत्यानंद, तो आप जानते ही हैं इनका रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हिंदी साहित्य का सीरीज चल रहा है, आप लोग के पास वीडियो बहुत ही कम जाएगा, लेक्चर कम जाएगा, लेकिन जो स्मार्ट 100 में है सभी को PDF जाएगा हिंदी साहित्य को लेकर। रचना को तो इम्पोर्टेंट PDF जाएगा, जैसे महादेवी वर्मा है तो उनका स्पेशल जाएगा, जो कि अभी आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। उसी प्रकार देखिए बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख ही रहे होंगे। आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सब नोट करते जाएं, जो स्मार्ट 100 में है उन्हें तो PDF जाएगा ही। देखिए उसके बाद संधिकार या चारणकार राम कुमार वर्मा जी का भी कहना था। उसी प्रकार देखिए आदिकाल के प्रमुख कवि कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन आदिकाल के प्रमुख कवि है, तो याद कर लीजिए अमीर खुसरो, चंद्रवल्लाई, विद्यापति, नरपति नरहा, इसी का नाम है जगनीत। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे होंगे। और देखिए आप देखिए जिस प्रकार अभी आपके सामने है अमीर खुसरो का, उसी प्रकार हर एक कवि का, हर एक हिंदी साहित्यकार का इंपॉर्टेंट आएगा, उनका जन्म, मूल नाम, उपनाम, इनकी रचनाएं, इस प्रकार का PDF आपके पास भेजा जाएगा, आप घबराइए मत। जन्म कहाँ होगा? पटियाला में होगा। इनका मूल नाम क्या है? अब्दुल हसन। इनका जीवन का शुरुआत किनके शासनकाल में होगा? तो बलबन के शासनकाल में। आप जानते ही हैं दिल्ली सल्तनत के राजा थे। ये किनके दरबारी कवि से? तो अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता ही है। इन आविष्कारक देखिए तबला, शिकार, गजर, मुकरी का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके पास PDF जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। इनका उपनाम क्या है? तोता-ए-हिंद। और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि इन्होंने किया, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि। तो देख पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, इस प्रकार हर कवि का आएगा तो आप क्या होंगे? क्या बेस्ट बन जाएंगे हिंदी साहित्य में। और BHU कॉन्सेप्ट है, आपको टॉपर बनाएगा। आप जान ही रहे हैं पहरियाँ का रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो। आशिका, खरीकावारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद, इन सभी का रचनाकार कौन है? तो आप सब जान ही रहे हैं कौन है? तो अब्दुल हसन यानी अमीर खुसरो हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सब देख पा रहे होंगे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चंद्रवल्लदाई के बारे में जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल गाथाकार के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि इन्हें माना जाता है। चंद्रवल्लदाई
दिल्ली के चौहान राजवंश का जो शासन था, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, इनके राज दरबारी कवि थे। कौन थे? चंद्रवल्लाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। इनका जो रचना है पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये PSU एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम रचना इन्हें माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को, और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम रचना, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इन्हें माना जाता है। इसका रचनाकार कौन है? चंद्रवल्लाई। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है, जो कि आपको स्टार्ट में ही बताए थे, पिंगल शैली में लिखा गया है, और इसमें जो है अनुप्रास, यमक, अलंकार, वीर एवं श्रृंगार रस का पूरा संयोग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। अगला जो महत्वपूर्ण कवि हैं आदिकाल के, विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति बिहार से मधुबनी जिले के बिस्फी गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो आप जान ही रहे, वे मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के पास रहते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही रहे होंगे। इनका उपनाम जो है मैथिल कोकिला है। क्या उपनाम है? मैथिल कोकिला। इनका जो प्रचलित रचनाएं हैं, देखिए आप लोग रचना को ध्यान से पढ़िए। कृतरता, कृतिपाका की रचना अवहट में, पदावरी की रचना मैथिल में, रिखनावरी संस्कृत में। देखिए आप लोग देखिए, ये संस्कृत में है, मैथिल में ये है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये अवहट में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जब पूछेगा आपको, इससे बाहर इंटेंशन सवाल नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप जो डर रहे हैं हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा में बेहतर से बेहतर नंबर आएगा, और टॉपर बनाने के लिए आपको हिंदी को पढ़ना ही पड़ेगा। अगला देखिए, चलते हैं। नरपति नल्हा विसल देव रासो, एक प्रेम कथा है, विसल देव रासो, जिनका रचनाकार कौन है? नरपति नल्हा। जगनिक परम पलमार रासो के रचनाकार हैं, और मोहब्बों के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आल्हा एवं उदय का वर्णन है इसमें, परमार रासों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ही रहे हैं, परमार रासों को आल्हा खंड भी कहा जाता है। इस प्रकार का लेक्चर BHU कॉन्सेप्ट ही आप लोग को देगा, और BHU कॉन्सेप्ट आप लोग को टॉपर बनाएगा किसी भी हालत में। आप लोग जो सहयोग राशि 100 रुपया, वो सहयोग राशि ज़्यादा है जी? बिल्कुल नहीं है, उतना तो आप लोग का फर्ज बनता है सहयोग करने का। अगर आप लोग उतना भी सहयोग नहीं करेंगे तो BHU कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा? आप तो जान ही रहे हैं BHU कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया जी मुझे नहीं चुने, अगर नहीं भी चुने तो क्या फर्क पड़ता है? आप सहयोग कर लीजिए, सहयोग करने के बाद आप ऐड हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके लिए ही BHU कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए, अब्दुल रहमान, इनका जो एक संदेह रासक है, इनका रचनाकार है। एक ये जो है वियोग विग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वयंभू, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौम, चरित्र, चयु, रिस्टोनेमी, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयंभू का, ये आप लोग याद कर लीजिए। सरहप्पा का 2 कोश, सवरपा का चर्यापद, तो ये हिंदी का है, इससे बाहर आपके एंट्रेंस में नहीं आएगा। जो गोरखनाथ जो है शब्दी पद, प्राण, कंकली, आत्मबोध, ये सब का रचनाकार है। तो आप देखे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतर है, आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही लेक्चर आपको चाहिए किसी भी हाल में, और आप सबको पता है BHU कॉन्सेप्ट आप सबके लिए कितना मेहनत कर रही है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। सरहप्पा प्रथम सिद्ध हैं, इन्हें सहजान यान का सहज यान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरहप्पा को आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। अब वरण के प्रथम महाकवि कौन है? शंभु। और हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा। 9वीं सदी में इनका उदय हुआ था। देखिए हिंदी में प्रथम चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होगा? सरहप्पा में। तो आप देखिए किसने किया, तो ये आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम रचना कौन है? सर्वकाचार। किसने लिखा?
देवसेन कृत हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वी राज रासो। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इसे आप लोग को याद करना होगा और जो स्मार्ट 100 में हैं उन्हें ये भेजा जाएगा। इसीलिए आज 8 बजे से स्टार्ट होगा और 8 बजे पहला PDF यही भेजा जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी राज रासो को माना जाता है। मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने किया। अपभ्रंश का वाल्मीकि सौम्भी को कहा जाता है। आदिकाल से वाल्मीकि को जाना जाता है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है, और आप लोग जरूर BHU कॉन्सेप्ट के हेल्पिंग हैंड में सहयोग करें, क्योंकि इतना तो आप लोग का बनता है। और आप लोग सब स्मार्ट 100 में आएंगे तभी आप सब कुछ जो भी यहाँ से दिया जाता है PDF टेस्ट सीरीज बाकी सब आपको मिलेगा। ऐसे तो आप बहुत मुश्किल है। आप देख पा रहे होंगे कितना सुस्पष्ट लिखा गया है। और अगला पार्ट वीडियो भी आएगा, अगर वीडियो नहीं आएगा तो PDF के रूप में जाएगा। और ये जानिए कि PDF के रूप में जाएगा। आप लोग शांति बनाए रखें। अब हिंदी साहित्य का जो सीरीज चल रहा है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। हिंदी साहित्य का सीरीज PDF के रूप में आपके पास टोटल चला जाएगा। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना।